चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, हम ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की तवक्को कर रहे होते हैं, हर हफ्ते ही करते हैं, लेकिन फिर नज़र आने लगता है कि मुआहदा नहीं हो रहा। और गुज़श्ता 24 घंटों में तो ये भी लग रहा था कि शायद सीज़ फायर भी ख़तरे में पड़ गया था ऑलमोस्ट, और पूरा जो एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है वो बस डीरेल होने के करीब था। क्या हम अभी भी जल्द किसी मुआहदे की उम्मीद रखें? जी, आहिस्ता आहिस्ता तो वक्त के साथ ये उम्मीद दम तोड़ रही है। एक तो वजह ये है कि जब भी हम मुआहदे के करीब आए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई एक ऐसा बयान लेकर आ जाते थे या ऐसी डिमांड या तकाजा करने लग जाते थे जिससे वो दोबारा डोर टूट जाती थी। तो उस वजह से मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि उनको शायद बहुत दबाव है नेतन्याहू साहब का और उनके अपने इर्द गिर्द जो हार्ड लाइनर्स हैं कि जनाब कहीं ऐसा ना हो कि कोई एग्रीमेंट कमज़ोर मिल गया तो फिर तो सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप अभी बेशक और वक्त लें, और जितना लेंगे उतना ईरान की नर्व्स कमज़ोर पड़ेंगी और फिर आपको अच्छी डील मिलेगी। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको ये गलत फहमी है, चुनाचे उससे ये लगता है कि अब वो वक्त लेना चाह रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की बात यह है कि ईरान भी यही समझ रहा है कि उसको भी बड़े वक्त उसके साथ है, क्योंकि ईरान को अब पता चल गया है कि मजीद इनके लिए जंग करना मुमकिन नहीं है। एक बार ये बड़े करीब आ गए थे जंग करने के, तो सारी खलीजी रियासतों ने हाथ बांध दिए कि जनाब आप ये जंग ना कीजिए, क्योंकि वरना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ईरान के पास अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा मैं समझता हूँ एक किस्म का हथियार ही आ गया है कि अमेरिका बावजूद पूरी कोशिश के उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली नहीं करा सका। तो मुझे लगता है कि ईरान भी अपने तय ये समझ रहा है कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता चले वक्त, इसलिए मुझे ये मुआहदा अब जरा जल्दी नजर नहीं आ रहा। हालांकि बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल करीब आ गए थे, और देखिए बहुत इंटरम सी चीज थी, कोई इतनी बड़ा एग्रीमेंट नहीं था। ये तो सिर्फ एक सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट करना था, जिसके बाद बाकी बातचीत तो होनी थी। लेकिन इन दो वजूहात से जो मैंने आपको जिक्र किया, एक अमेरिका की तरफ से और एक ईरान की तरफ से, मुझे लगता है कि दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे को बैटल ऑफ नर्व्स के साथ इस पर मुंसलिक हो गई हैं और कोशिश कर रही है कि दूसरा फरीक कमजोर पड़े तो फिर हम करें उसको। ये आप सही कहा है, जब ऑन द ग्राउंड बैटल में कुछ खास उसके बाद नहीं मनवा सके तो चलो बैटल ऑफ नर्व्स करके देख लेते। लेकिन इस बैटल ऑफ नर्व्स में पूरी दुनिया जो है वो भी इन्वॉल्व है, हर किसी की नर्व्स टेस्ट हो रही हैं। एजाज चौधरी साहब, इजराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ जो हैं ये बहुत बड़ा एक इशू बनी हुई हैं, और अगर ट्रंप मुआहदे के लिए संजीदा हैं, सीरियस हैं, तो क्या इजराइल को कंट्रोल करना उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? नॉट जस्ट राइट नाउ, मतलब उनको वो लगाम देना, लीश पे रखना, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उनको उन पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, उनके हाथ बांधने पड़ेंगे। ये है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि इसराइल को अब समझ आ गई है कि अब इस खित्ते में वो जो उसकी एक बालादस्ती या इजारादारी होनी थी, एक जो उसने हेजमॉन बनना था, एक ग्रेटर इसराइल बनाना था, वो अब उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। तो वो जिस तरह वो चाह रहा है कि भाई चलते चलते में जितना कि इलाका मैं ले सकूं वो कम से कम मैं ज़रूर हासिल कर लूं। यानी गज़ा पे भी जितना कब्जा कर सकते हैं, उसको जितना हिस्सा जम कर सकते हैं, वो कहते हैं जी हम 70% जम कर लेंगे। इसी तरह साउथ लेबनान को भी वो जम करना चाहता है। तो जितना इसराइल बड़ा कर सकता है बाउंड्री, उतनी वो बड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इवन अरब की जो रियासतें हैं, खलीजी रियासतें जो हैं, वो भी अब समझ गई हैं कि ईरान तो यहाँ मौजूद रहेगा। ईरान जो है वो अब कहीं गया नहीं है। तो इस वजह से भले ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, यानी फिट्स एंड ब्रेक्स में आता रहेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ईरान अब एक कुव्वत के तौर पर उभरेगा, खुसूसन उसके पास चीन और रूस की भी ताकत है। तो इस वजह से सारे अरब जो हैं, खलीजी रियासतें भी जो हैं वो समझ गई हैं, और वो भी अब लिव एंड लेट लिव वाली मामले पे चल रही, जिसका मतलब ये है कि इसराइल के पास अब कोई और ज्यादा चारा नहीं रहेगा कि वो उनको जिस तरीके से वो करना चाह रहा था कि खलीजी रियासतें और ईरान आपस में लड़ लें, अब मुझे लगता है कि उसको पता चल गया ये नहीं होगा। तो चुनाचे
भागते चोर की लंगोटी वो पकड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि जितना इलाका उसके पास आ जाए कम से कम उतना वो मजबूत अपने आप को कर ले, इसलिए वो कोई किसी किस्म का सीज फायर नहीं चाहता। फिर दूसरा ये भी है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए सीज फायर से उनको पता था कि अगर हम ये जंग जारी रखते हैं लेबनान में तो ईरान को ये काबिल कबूल नहीं होगा, तो चुनाचे ईरान को काबिल कबूल नहीं होगा तो चुनाचे को ये मुआहिदा जो है नहीं हो सकेगा। तो इस तरह की गेम खेल रहे हैं जी इसराइल इस वक्त। हाँ, लेकिन उसके बाद वो टेलीफोन कॉल जो बड़ी अब ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है, जिसमें बहुत कुछ कहा गया और ये भी कहा कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से सब लोग अब इजराइल से भी नफरत करते हैं और तुमसे तो करते ही हैं और तुम अनग्रेटफुल हो। हाँ, बेसिकली सो ये सारा कुछ भी हुआ। उसके बाद एजाज साहब, पाकिस्तान की कोशिशें तो मुसलसल जारी हैं। फिर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कतर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मीडिएशन की गई है, क्योंकि लिटरली हैंगिंग बाय द थ्रेड जो था वो सारा मामला, सारा प्रोसेस जो रुक गया था अचानक से मीडिएशन का, उसको किसी तरह रिस्टोर किया जाए या बचा लिया जाए। सो दुनिया की दीगर ताकतें, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक, मुफाहमत या मुआहदे के लिए अमली तौर पर हमने देखा है कि आपको लगता है कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने इस खत्ते में तो ममालिक का बहुत इंटरेस्ट देखा है, नेचुरली वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया भी उतनी ही फिक्रमंद है या यूरोपीय ममालिक का किरदार ज़्यादा होना चाहिए? जी होना तो चाहिए था, लेकिन उनको खुद को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत खफा कर दिया हुआ है। आपको पता है ना कि ये जब ग्रीनलैंड का मामला चला, कनाडा वाला मामला चला, तो उसके बाद से यूरोपी बहुत ज़्यादा खफा हो गए हैं। फिर उन्होंने जब अपनी दिसंबर 2025 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई तो उसमें उन्होंने खुद कह दिया कि अब तो हम सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे और सारे ममालिक अपने दफा का खुद इंतजाम करें। चुनाचे यूरोपियन यूनियन ने तो बाकायदा अपना एक प्रोग्राम बना लिया कि 2030 तक उन्होंने एक कॉमन यूरोपियन डिफेंस बनाना है। साथ ही साथ यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अपनी आर्मामेंट में लग गए हैं, रीआर्म कर रहा है, जिसमें जर्मनी भी रीआर्म कर रहा है। आपको पता है 2 जंगे अजीम जर्मनी ने की थी, तो ये बड़ा एक खतरनाक किस्म का मामला भी वहाँ पे शुरू हो गया। तो अब लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा इसको, या उनका जो सक्सेसर है वो अब दोबारा ट्रांस अटलांटिक अलायंस को जिंदा कर सकेंगे। और यूरोपी जो है वो इस वक्त सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हम तो बीच में बैठे हैं और अगर अमेरिका और चीन की कोई ना कोई मुखासमत रहती है तो फिर तो हम तो बीच में मुश्किल में आ जाएंगे। तो यूरोपी इस वक्त अपने दिफा के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए उस तरफ लग गए हैं। और आपने देखा कि इवन ईरान के मामले में भी यूरोपी बिल्कुल अमेरिका की मदद करने नहीं आया, हालांकि अमेरिका ने कई बार कहा। यूक्रेन के मामले में भी एजाज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि द सेम वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ये जो दूसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है ट्रंप साहब का, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं विच वर नेवर द नॉर्म। और ये ख़ास तौर पे यूरोप का ज़रा हट जाना अमेरिका की तरफ से और अमेरिका का इतना ऑफेंड करना, जिस तरह के आजकल है उनका स्टाइल, वो हर किसी को ऑफेंड करते हैं, मतलब सोचे समझे बगैर उनको भी, नेटो को भी अनग्रेटफुल कहते हैं। तो वो वहाँ भी मतलब हर कोई अनग्रेटफुल है बेसिकली। तो नेचुरली फिर कौन जाएगा, कोई